नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। आज हमारी जो हमने पहले 7वीं इकाई की थी वो हमारी पूर्ण हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य। हमारी जो दूसरी इकाई है मौखिक अभिव्यक्ति, उसी की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है, किन उद्देश्यों को लेकर मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है, आइए हम लोग बात करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने के महत्व को जानना। पहला उद्देश्य होता है मौखिक जो कहा जा रहा है उसे सुनकर और उसके महत्व को जानने के उद्देश्य से मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है। जो कहा जाता है उसे सुनकर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है, बस चलते लिखने, मतलब कि एक हम लोग लिखा हुआ ज्ञान रहता है और एक प्रैक्टिकली समझाया हुआ रहता है। तो समझाया रहता है वो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो इस उद्देश्य सुनकर समझने के महत्व से उद्देश्य रहती है। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना। मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता वो प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करते हैं तो पूर्व ज्ञान से संबंधित जो पृष्ठभूमि होती है, जो आपस की जो बातें होती है, अगर हम कहें कि एक बहुत अच्छा वक्ता होता है वो बहुत बड़ी सभा को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अपने वक्तव्य के माध्यम से। तो यहीं पर जो अभिव्यक्ति की जाती है वो वहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत पूर्व ज्ञान और जो पुरानी पृष्ठभूमि होती है उसके प्रभाव को समझने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है। फिर है आवाज के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात समझने की कुशलता अर्जित करना। अब जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके अंदर आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है उसी के माध्यम से जो श्रोता है वो संदर्भ के आधार पर ही बात को समझ सकता है और जो ज्ञान है वो अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जो भाई हम लोग जो व्यक्त करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं हैं, अपने जो मुख आकृति है उसके माध्यम से भी समझ लेता है कि अगला व्यक्ति कहना क्या चाहता है। तो वो कुशलता होती है, मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर ये कुशलता पाई जाती है कि किसी भी ज्ञान को अर्जित करने की कुशलता इसके अंतर्गत होती है। फिर है श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। विभिन्न प्रकार की मुख भंगिमाओं के माध्यम से हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है ना, मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर केवल बोलना नहीं, संकेतों के माध्यम से भी बताया जाता है। तो जो श्रवण बाधित बालक या बालिका जो विद्यार्थी होते हैं उन लोग के लिए जो ये संकेतों के माध्यम से जो पढ़ाना है उनके लिए सहायक होता है। इसी माध्यम से भी मौखिक अभिव्यक्ति है वो विविध पहलुओं को समझने के लिए उद्देश्य पूर्ण रहती है। फिर है
आदेश व निर्देश, आदेश व निर्देश, आदेश व निर्देश की भाषा एवं अंतर उसके अनुरूप व्यवहार। देखिए, जो मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है तो किस प्रकार आदेश दिया जाता है और किस प्रकार रहकर निर्देश अनुसार कार्य करवाया जाता है, ये दोनों चीज मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है कि कहाँ पर आदेश है और कहाँ पर निर्देश दिया गया है। वो उन भावों को समझने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। फिर विभिन्न प्रकार की वार्तालाप, विभिन्न प्रकार की वार्तालाप एवं उनमें भागीदारी को समझना। विभिन्न प्रकार की वार्तालाप जब चलती है तो उसके अंतर्गत कहाँ पर भागीदारी निभानी है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ज्ञात होता है कि कहाँ हमें बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है। ये सारी वार्तालाप के अंतर्गत यही किया जाता है कि आपसी बातचीत की जाती है, विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो कहाँ पर भागीदारी निभानी है, इस बात की समझ मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से होती है। फिर है जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण के लिए जनसंचार मतलब कि जो अगर हम कहें जो हमारे लिए मीडिया जो कार्य करता है और उसके अंतर्गत जो समाचार वगैरह जो प्रसारित होते हैं उसके अंतर्गत जो हमें विश्लेषण से संबंधित जो तथ्य होते हैं कि हमें उस बात को किस प्रकार लेना है, किस प्रकार आगे प्रस्तुत करना है, ये मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही होता है। और जो जनसंचार के माध्यमों के द्वारा जो मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जो बात बताई जाती है वो भी एक सटीक समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, लिखित रूप और एक मौखिक रूप के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति जो की जाती है जहाँ पर संकेतों के माध्यम से और भाषा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो वो जनसंचार के अंतर्गत भी इन्हीं माध्यम से जो व्यक्त समाचार है या कहेंगे जो जानकारी हमें मिलती है वो विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होती है। फिर है बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है कि विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त करे, तर्क है संगत जो विचार रखने हैं वो रख सके। इसके लिए जो गतिविधियां आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत मौखिक भाषा है, मौखिक अभिव्यक्ति बहुत कार्य करती है विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए, निर्देश देने के लिए, संचालन में किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए क्या है मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ही आवश्यक है। आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मौखिक अभिव्यक्ति है एक विद्यार्थी के लिए, एक विद्यार्थी शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यार्थी की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थी अपने विचारों को कितना उसने सीखा है, कितना व्यवहार में लिया है, वो व्यवहार का जो ज्ञान प्राप्त करना है एक अध्यापक को, उसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। दूसरी बात, प्रारंभिक स्तर पर ही जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति विकास के लिए वो तत्पर रहता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवाता है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है और इसी माध्यम से जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के लिए वो सहायक भी रहती है मौखिक अभिव्यक्ति। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। मौखिक अभिव्यक्ति के
उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है, एक लघुतात्मक उत्तर के रूप में आपको उद्देश्यों का वर्णन करना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।